ज़्यादा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो यूजीसी नेट की जो पूरी प्लेलिस्ट चल रही थी उसमें अभी भी मैं आपको सेट करा रहा हूँ, क्योंकि जून का पेपर आने वाला है। कल आपका रिजल्ट आ रहा है, तो उसके लिए एकदम तैयार रहिएगा। कल आपके रिजल्ट के बाद मैं आपको तैयारी कराऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो रिजल्ट आएगा कल, तो उसके बाद मैं आपकी क्लासेस शुरू करूँगा पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए। तो चैनल पर जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कुछ ना कुछ तो चैनल से मिलेगा ही। आपका कोई लॉस तो है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब दोस्तों आपके तो ये जो है दिसंबर 2014 शिफ्ट 1 का पेपर है। चलिए तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीत पत्रकारिता पद का संबंध है आतंकवाद और हिंसा के विषय में सनसनीखेज समाचार। पाठकों दर्शकों को आकर्षित करने के लिए सनसनी परखता और अतिशयोक्ति, कला और संस्कृति के सनसनीखेज समाचार, पीले कागजों पर छपे सनसनीखेज समाचार। तो पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म, उस पत्रकारिता को संदर्भित करता है जिसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाले शीर्षकों का बहुतायत प्रयोग किया जाता है। शिक्षक कक्षा में एक संदेश शब्दों या चित्रों में भेजता है। विद्यार्थी वास्तव में है एनकोडर्स, डिकोडर्स, एजिटेटर्स और प्रोपेगेटर्स। तो बी आपका है विद्यार्थी क्या है, डिकोडर्स है, क्योंकि जो शिक्षक ने मैसेज भेजा तो उसको विद्यार्थी उस चित्रों से उसको डिकोड करता है और मैसेज को समझता है। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए, संप्रेषणकर्ता अध्यापक, संदेश एनकोड प्रसारित माध्यम और डिकोड ग्रहणकर्ता बालक। मीडिया जाना जाता है प्रथम सत्ता वर्ग, द्वितीय सत्ता वर्ग, तृतीय सत्ता वर्ग और चतुर्थ सत्ता वर्ग। तो डी है आपका। मीडिया आपका चौथा स्तंभ माना जाता है, ये आपको पता है, शासन का, सरकार का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। तो चतुर्थ सत्ता वर्ग। और आजकल तो आपको मीडिया का हाल पता ही है कि जो चौथा स्तंभ है वो बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। तो आपको मीडिया का हाल पता ही है, ठीक है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया स्वस्थ लोकतंत्र का न केवल एक अंग है बल्कि एक अपरिहार्य शर्त भी है। गांधी जी ने कहा था कि आज इसी कारण लोग पवित्र ग्रंथों से के अधिक प्रयास पर विश्वास करते हैं। चलिए चौथा प्रश्न है आपका, संचार का वह साधन जो बहुत सारे अदालतों को एक स्रोत से एक साथ सूचना प्रसारित करता है कहलाता है समूह संप्रेषण, जनसंचार, अंतर्वैयक्तिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा, जनसंचार जो है वो आपका हो जाएगा। संचार की प्रक्रिया जब एक विशाल जनसमूह के साथ होती है तो उसे जनसंचार कहते हैं। इसमें संचार एवं माध्यम शब्दावलियों के साथ एक नए शब्द मास जन का समावेश किया जाता है। रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिका एवं फिल्में आदि जनसंचार के उदाहरण हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका, एक स्मार्ट कक्षा शिक्षण का वह स्थल है जिसमें स्पर्श पैनल कंट्रोल सिस्टम के साथ स्मार्ट पोर्शन हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी वीसीआर प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्टर और स्क्रीन हो। तो आपका जो है कोड दिए हुए इनमें से क्या है, तो डी आपका सही है। चारों चीजें हों तब वो स्मार्ट कक्षा कही जाती है। डिजिटल सशक्तिकरण का आशय है सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता, सभी डिजिटल स्रोतों तक सार्वभौमिक पहुंच, सहभागिता, शासन के लिए सहभागी डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्लाउड के माध्यम से सभी व्यक्तियों की संभावित पात्रता। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका, नीचे कोड दिए हुए हैं ABCD, डी आपका सही है। चारों सही है, चारों विकल्प जो हैं वो आपके सही है। यहाँ से आपके जो है नंबर सीरीज, रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं वो हैं, ये नंबर सीरीज है, फिर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी आ सकती है। इस श्रृंखला में अगला पद है 2, 7, 28, 63, 126। ए है 215, बी है 245, सी है 276 और डी है 296। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए हो जाएगा 245।
15 आपका एकदम सही उत्तर है। कैसे? देखिए 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब माइनस 1, तो 215 आपका सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आएगी वो आपकी आ गई। इस श्रृंखला में अगला पद है ए बी ई डी आई एच एन एम, तो क्या होगा? ए और बी, सी छोड़ के ई, ए बी सी डी, ई और डी है पीछे वाला है, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, जी एच आई जे, एन एम, तो आपका अगला होगा टी एस। देखिए दी गई अच्छा श्रृंखला इस प्रकार है, पहले में +3 +4 +5 +6 दोनों में ऐसा है, तो हमने आगे पीछे वाले में प्लस प्लस कर दिया। चलिए अगर स्ट्रीमर्स का कूट UVTGALDQR है तो नॉलेज का कूट होगा B MPQYLDFCFD, तो बी आपका एकदम जो है सही उत्तर है। 9 का कूट आपका नॉलेज का कूट होगा बी, ऑप्शन सही है। आप इसमें ABCD लिख लें, उसकी नंबरिंग कर लें, तुरंत जो आपको पहले वाले में जैसा दिया हुआ है सेम वैसा ही दूसरे वाले से कर दें, आपको एकदम सही हो जाए। जितने प्लस माइनस हैं उतने कर दें, आपका सही हो जाएगा। अब आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है, ई ए का पिता है, डी का ई से क्या संबंध होगा? वो उसकी पुत्र वधू होगी, बेटे की बहू होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन करने के लिए आप पेन और पेपर पे हमेशा करें, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं। अगर 9 को उन संख्याओं में से घटा दिया जाए तो अनुपात 12:23 होगा। संख्याएं हैं ए 30-50, 36-60, 33-55 और 42-70। तो आपका क्या 3x 5x मान लिया, तो 3x - 9 5x - 12/23 और 59x - 2 7 60x - 108, तो आपका सही उत्तर आ गया x 11 आ गया। तो पहली संख्या 3x और 5x, तो 3 × 11 और 5 × 11, तो 33 व 55 दोनों संख्या सी आपका सही है। पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान आपका मीडियन निकालना है। मध्यमान को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा मोड मीडियन वाला, तो वही है। 27 वर्ष है, 18 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा। 18 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु से दोगुना होगा, तो उसकी वर्तमान आयु है, तो जो दोनों की वर्तमान आयु है वो है 42-12, 40-14, 30-24, 36-18। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है और ए आपका होगा 42-12 आपका एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे होगा। माना पिता की आयु a वर्ष है और बेटे की b वर्ष, तो a + b/2 = 27, a + b = 54। 18 वर्ष बाद a + 18 और तथा पुत्र की आयु b + 18, तो प्रश्नानुसार a + 18 = 2b + 18, ये आपका आ गया सही उत्तर, वो आ गया b 12 वर्ष और पिता का वर्तमान आयु 42 वर्ष। चलो अगला प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न से आपका गद्यांश आ गया है, आपको इसमें से पढ़ के आपको 5 प्रश्न करने होंगे। तो इसको जब भी गद्यांश को पढ़ें बड़ा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि अगर इसमें गलती होगी तो आपके 5 प्रश्न गलत हो जाएंगे। राजनीति में साहित्यिक अरुचि के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि वह साहित्यिक प्रस्तुति के विषय में रूप में काफ़ी हद तक राजनीति के अस्पष्ट व्यवहार पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं। साहित्य में प्राय कैसे चित्रित किया जाता है, अर्थात ऐसी प्रस्तुति की राजनीति क्या है। राजनीतिक उपन्यास अधिकांशतः केवल राजनीति के बारे में एक उपन्यास नहीं, अपनी राजनीति होती है, इसीलिए वह हमें केवल यह नहीं है कि चीज़ें कैसी हैं, अपितु इनसे संबंधित विचारों को स्पष्ट रूप से निश्चित सोच प्रदान करता है कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए, और यह बताता है कि किसी को सही ऐसा सोचना और करना चाहिए कि चीज़ें वांछित दिशा में अग्रसर हों। आप दोस्तों मैं धीरे धीरे इसको स्लाइड कर रहा हूँ, आप पूरा
गद्यांश पढ़ सकते हैं, पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं, उसके बाद हम प्रश्न पर चलेंगे क्योंकि मेरा ये पढ़ा हुआ है। चलिए, और कल आपका रिजल्ट आ रहा है, तो ऑल द फॉर बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, और जिसका भी नेट या जेआरएफ होता है तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा, मुझे कमेंट ज़रूर करें। चलिए, इस गद्यांश के अनुसार एक राजनीतिक उपन्यास प्राय निम्नलिखित में से क्या बन जाता है? राजनीति के लिए साहित्य का रुचि, राजनीति की साहित्यिक प्रस्तुति, अपनी ही राजनीति वाला उपन्यास, और राजनीति के अस्पष्ट परिपाटी का चित्रण। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, और सी क्या होगा? अपनी ही राजनीति वाला उपन्यास। सी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, एक राजनीति उपन्यास से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? चीज़ों की वास्तविकता, लेखक का बोध, पाठकों की विचारधारा विशेष, और साहित्य की भावना। तो बी है आपका लेखक का बोध। अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा होता है प्रचलित, राजनीति स्थित, विचार और विचारधाराएं, राजनीति प्रचार, मानव स्वभाव की समझ। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, और बी होगा आपका अपने स्वभाव से राजनीति का ढांचा, विचार और विचारधाराएं होते हैं, अतः राजनीति उपन्यास विचारधारा विशेष के प्रचार का माध्यम बन जाता है। साहित्य में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा की जाती है? राजनीति में मानव अनुभव, बौद्धिक अमूर्त विचार, शुष्क और रिक्त विचार, मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका होगा मानव जीवन की महसूस की गई वास्तविकता। डी आपका सही उत्तर है। चलिए, उपन्यासकार मेरी मकर्थी की टिप्पणियों से निम्नलिखित में से किसका पता चलता है? उपन्यास में आज के अनदेखे महसूस किए गए विचार, राजनीति विचारों और उपन्यासों पर अंतःसचेता का द्विभाजन, विचारों उपन्यास के बीच असंगति, अनंत विचारों और उपन्यास। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, वो है उपन्यास में आज के अनदेख महसूस किए गए विचार। जब प्रस्तावों के महसूस से एक प्रस्ताव दूसरे प्रस्तावों से व्युत्पादित कहा जाए तो प्रस्तावों का यह समूह कहलाएगा एक दलील, एक वैध दलील, एक स्पष्टीकरण, एक अवैध दलील। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, और ए आपका होगा एक दलील। नमिता और समिता दोनों मेधावी और परिश्रमी हैं। अनिता और कारावी आज्ञाकारी और अनियमित हैं। बबीता और नमिता अनियमित हैं परंतु मेधावी हैं। समिता और कविता नियमित और आज्ञाकारी हैं। इनमें से कौन सा मेधावी, आज्ञाकारी, नियमित और परिश्रमी है? केवल समिता। नमिता और समिता, केवल कविता, केवल अनिता। तो ये आपका सही है, केवल समिता। योद्धा का संबंध तलवार से है, बढ़ई का संबंध आरी से है, किसान का संबंध हल से है। इसी तरह से लेखक का संबंध किससे है? आपका कलम से है। कलम के बिना लेखक नहीं लिख सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे एक आरेख दिया गया है जिसमें तीन व्रत ए, बी और सी एक दूसरे को अतिव्याप्त कर रहे हैं। व्रत ए ईमानदार लोगों के व्रत का प्रतिनिधित्व करता है, व्रत बी निष्ठावान लोगों के व्रत का प्रतिनिधित्व करता है, और व्रत सी राजनेताओं के व्रत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो पी, क्यू, आर, एस, यू, एक्स, वाई अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो उस क्षेत्र को दिखाते हैं जिसमें ईमानदार राजनेताओं का वर्ग है जो निष्ठावान नहीं। तो ए है आपका एक्स, बी है क्यू, सी है पी और डी है एस। तो डी आपका सही है, एस। देखिए ए ईमानदार लोग, बी निष्ठावान लोग, सी राजनेता वर्ग के लोग। तो राजनेताओं के वर्ग जो निष्ठावान नहीं है वह वर्ग एस का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए, बेहतर शिक्षा का लाभ उठाकर किसी आदमी का अपने को स्त्री से अधिक बुद्धिमान मानना इसी प्रकार है जैसे कि हाथ बने हुए व्यक्ति को पीट कर किसी आदमी द्वारा अपने साहस की शेखी बखारना
उपयुक्त अनुच्छेद किसका उदाहरण है? निगमन तर्क, काल्पनिक तर्क, सादृश्य मूलक तर्क और तथ्यात्मक तर्क। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, और सी क्या है? सादृश्य मूलक तर्क। चलिए, बुद्धिमान व्यक्ति शायद ही मृत्यु से भयभीत होता है। प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका विरोधाभासी है? कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होते हैं। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत होते हैं। तो बी आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा। दिए गए प्रस्ताव में नई संभावना है, कुछ बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से भयभीत। ये आप जब भी करें पेन और पेपर पर सर्कल बना के करें। आपका अगर आप गोला बनाते जाएंगे और जितना जो बता रहा है कुछ है तो आप थोड़ा मिला दें, पूरा तो उसके अंदर कर दें, तो आपका एकदम सही आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विभिन्न क्षेत्रों में से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। दिए गए डाटा के आधार पर प्रश्न 24 से 29 तक का उत्तर दीजिए। ये आपकी तालिका है, तालिका को पढ़ लें। वर्षती हुई है विद्युत उद्योग, वाणिज्य, कृषि, घरेलू। चलिए, तो वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन प्रतिशत वृद्धि क्या है? तो 5 से लेकर 9, और किसमें? विद्युत क्षेत्र में CO2, ये देख लीजिए 500, 600, 650, 700, 800। ठीक है, तो आपको बताना है। तो ये आपका सही है 60%, क्योंकि CO2 में कुल वृद्धि 800 माइनस 500 तो 300 मिलियन मीट्रिक टन हुई। 2005 और 2009 देखना, तो 800 में से 500 कर दिए तो 300 का फर्क आया, तो 300 मिलियन टन हुई। अब इसे परसेंट में बदल देंगे तो आपका 60% हो गया। चलिए, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। विद्युत उद्योग, वाणिज्य, कृषि। तो आपको क्या करना है? तालिका पे जाना है, सबको रखना है और सबकी परसेंटेज निकालनी है। तो आपकी कृषि में सबसे ज़्यादा हुई है, तो डी आपका सही उत्तर है। वर्ष 2005 से 9 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत तक बढ़ा है? तो वो आपका जो बढ़ा है वो बढ़ा है 89.32%। यहाँ इन्होंने निकाल लिया, देखिए सबका टोटल कर लिया 2005 में, 2009 में टोटल कर लिया 1030, 1950, 1950 माइनस 1030 अपन 1030 इंटू 100, तो आपका कितना है? 920 और 30, तो 89.32%। विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वृद्धि दर क्या है? 12.57%, 16.87%, 30.81% और 50.25%। तो ए आपका सही है, ए हो जाएगा 12.57%। विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन वृद्धि दर वर्ष 2005-06 में 600 माइनस 500 अपॉन 500 इंटू 100 20%। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत योगदान कितना है? तो सबका पूरा टोटल निकालो, फिर विद्युत क्षेत्र में कितना है वो निकाल लो। आपका जो निकल आएगा तो वो आपकी परसेंट निकल आएगी। तो बी है आपका 41.18%। देखो इन्होंने सबको टोटल किया 700 मिलियन मीट्रिक टन। अब विद्युत क्षेत्र का योगदान 700 है अपन 700, तो 41% निकाल दी बस। कुल क्षेत्र संबंधी CO2 उत्सर्जन में उद्योग का योगदान प्रतिशत किस वर्ष में न्यूनतम था? ठीक है, तो उद्योग वाली लाइन में चले जाओ, हर एक वर्ष का कैलकुलेट करो, तो आपका निकल के आया 2005 में 19.42 था, और 2006 में 23.07, 22.2, 23.52। तो सबसे ज़्यादा कम किस में था आपका? 2005 में सबसे ज़्यादा न्यूनतम था। तो आपका 30वां प्रश्न है, AF तक के प्रतीकों को निम्नलिखित में से किस में प्रयोग किया गया है? द्विआधारी अंक प्रणाली, दशमलव अंक प्रणाली, षड़ दशमलव अंक प्रणाली और अष्टभुजा अंक प्रणाली। तो सी आपका सही है, षड़ दशमलव अंक प्रणाली। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं? गूगल, क्रोम, याहू, बिंग।
तो आपका क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है, बी आपका एकदम सही है। चलिए, CCS का संपूर्ण रूप है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स, कंप्रेहेंसिव स्टाइल शीट। तो सही है कास्केडिंग स्टाइल शीट। CCS का संपूर्ण कास्केडिंग स्टाइल शीट है। किसी वेब पेज को बनाने की तकनीक के पीछे HTML और CCS का योगदान होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मूक का पूर्ण रूप है, देखिए मूक वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मूक का पूर्ण रूप है मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्सेस, मास्चुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस और माइरेंड ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। सी आपका एकदम सही उत्तर है। मूक का पूर्ण रूप मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस है। मूक वेब आधारित मूक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है जो शिक्षा के क्षेत्र में भौगोलिक रूप से दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। यह उच्च शिक्षा, कार्यकारी शिक्षा और कर्मचारी विकास के लिए मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है। दशमलव अंक 35 का द्विआधारी समतुल्य है 1000111, 110001, 110101, 101011। तो ए आपका सही है 1000111। चलिए दोस्तों, GIF, JPG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती हैं ऑडियो डाटा, इमेज डाटा, वीडियो डाटा। तो ये करती हैं इमेज डाटा, ठीक है, आपको पता होगा। और आपका ऑडियो करती है MP3, AAC, WAV, और वीडियो करती है MP4, MWV, FLV, AVI। और आपका डाटा करती हैं टेक्स्ट डाटा DOC, PDF, APK, G और FPT, और ये आपकी करती हैं टेक्स्ट, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मानव उत्पत्ति संबंधी गतिविधि 2/3 2/3 से अधिक वैश्विक जल उपभोग के लिए उत्तरदायी है? कृषि, जल से बिजली उत्पादन, उद्योग, घरेलू और नगरपालिका द्वारा उपभोग। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ए होगा आपका कृषि, आपका एकदम सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार शुद्ध जल का 70% भाग कृषि हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, मानव उत्पत्ति संबंधी स्रोतों में से कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC वायु में सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग, कीटनाशक उद्योग। तो सी आपका फोम उद्योग। ये दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, ये मैं पहले भी काफी बार करा चुका हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी देश के कुल CO2 के उत्सर्जन के संदर्भ में सही क्रम को पहचानें। USA, चीन, भारत, रूस, और चीन, USA, भारत, रूस। तो सही उत्तर है चीन, USA, भारत, रूस। चलिए अगला प्रश्न है, मैचिंग है आपका। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? डेट है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व ओजोन दिवस, विश्व एड्स दिवस। ये दोस्तों अगर आप मेरी करंट की वीडियो देखेंगे तो उनमें मैंने आपका ये सब कराया है, तो आपके कूट दिए हुए यहाँ पे बी आपका सही है, बी है आपका सही। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। चलिए, चक्रवात हुदहुद किस राज्य के तट से टकराया? ये भी दोस्तों मैं आपको करा चुका हूँ। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ए है आपका चक्रवात हुदहुद आंध्र प्रदेश राज्य से टकराया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं? स्वच्छ वायु, ताज़ा पानी, उर्वर मिट्टी और नमक। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका हो जाएगा नमक। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं? वो है आपका नमक। प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत किया जाता है। नवीकरणीय से तात्पर्य ऐसे संसाधनों से है जो पुनः उत्पन्न होने या जल्दी से जल्दी नवीकरणीय की क्षमता रखते हैं, जैसे सूर्य, पवन ऊर्जा, ताज़ा पानी, उर्वर मिट्टी एवं जंगल आदि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 2014 में अभिनिर्धारित जाली संस्थाओं विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य
संघ राज्य क्षेत्र में है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय संस्था। विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था ए फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सुशासन के साधन है? सामाजिक लेखा परीक्षा, शक्तियों का विभाजन, नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार। तो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका उत्तर ए और डी, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, मतलब चारों सही हैं। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, लोकसभा के संदर्भ में राष्ट्रपति जी को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त है? बैठक बुलाना, दूसरा अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना, सत्रावसान भंग करना। तो आपके नीचे कूट दिए हैं, तो आपका सही है सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। तो आपका क्या हो जाएगा? बैठक बुलाना, सत्रावसान और भंग करना। संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं? 3 माह, 6 माह, 4 माह और 100 दिन। तो बी आपका सही है 6 माह। 6 माह से अधिक नहीं होने चाहिए संसद के बीच का जो गैप होता है। चलिए दोस्तों, मौलिक अधिकार के रूप में निजता का अधिकार निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका बी है। बी आपको हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। बी आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षणिक योजना में क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंध रखता है? एनसीईआरटी, यूजीसी, एनएएसी, एनयूईपीए। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है और डी आपका हो जाएगा एनयूईपीए। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब हम चलते हैं तो आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है के द्वारा कहा गया है? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सी अरविंदो। तो सी आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, यह महत्वपूर्ण कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। वे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली के हिमायती थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है? तो वो है आपका स्मरण, बोध, परावर्तित और विभेदीकरण। तो डी है आपका विभेदीकरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शिक्षाविदों ने एक शिक्षण को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है जहाँ शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है। तो यहाँ दोस्तों आपका ये वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपकी क्लासेस जल्द शुरू हो जाएंगी। कल आपका रिजल्ट आने वाला है। उम्मीद है दोस्तों कि आपका रिजल्ट आप इस बार क्वालिफाई कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।